हम अपनी लाइफ में छोटी मोटी प्लानिंग तो अक्सर करते हैं। चाहे हमको सुबह के नाश्ते में क्या चाहिए, रात के खाने में क्या मेन्यू होना चाहिए, घर के पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए, टीवी कौन सा खरीदना है, गाड़ी किस कलर की खरीदनी है, ऑफिस में हमें काम करने को क्या प्लानिंग करनी है। लेकिन इन सब प्लानिंग के साथ साथ जो जरूरी प्लानिंग होती है अपने निवेश की और अपनी टैक्स की, उसमें हम चूक कर जाते हैं। जी सही बोला। क्यों? हम तो अक्सर हमने देखा है कि मार्च महीने आने से पहले फरवरी में जब वो दफ्तर से मांगा जाता हाँ, है जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में कि आप अपना निवेश के सारे प्रमाण हाँ, पत्र दीजिए, तब लोग परेशान होते हैं कि अरे मैंने निवेश नहीं किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करो, फलाने को फोन करो, कैसे करो, पैसे का इंतजाम करो। तो बेहतर है कि हम ये शिशिर जी कुछ ऐसी ही है कि हमारी जो मनोस्थिति है वो कुछ इसी तरह की ही हो गई है कि जब हम टू व्हीलर चला रहे हैं सड़क पर और हमें अचानक से कोई बिना हेलमेट के चला रहे हैं, अचानक से कोई ट्रैफिक पुलिस मिल जाता है तो हम कहते हैं अरे हमारा चालान कट जाएगा, हेलमेट पहन लेते हैं नहीं तो चालान कट जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि वो हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए होता है। उसी तरह से टैक्स प्लानिंग कोई भूत नहीं है कि भाई हमने अगर ऑफिस में डॉक्यूमेंट जनवरी फरवरी तक जमा नहीं किए तो फिर हमारा टैक्स कट जाएगा, इसे जल्दी से निवेश कर दो। भाई वो हमारी गाढ़ी कमाई जो हम कमाते हैं एक जरूरी होती है इनकम, इनकम के बाद होती है सेविंग, बचत कैसे की जाए, और उस बचाए हुए पैसे को निवेश करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कमाई तो हर कोई कर लेता है लेकिन बचत के बाद निवेश हर कोई नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल काम यही है। बहुत ज्यादा भूमिका हमने बांध ली। आज बात टैक्स प्लानिंग की होगी। समझ चुके होंगे आप। शिशिर चौरसिया बिजनेस एडिटर हमारे एनबीटी ऑनलाइन के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शिशिर जी आपका। और चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर हमारे खास मेहमान, रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी के टैक्सेशन पार्टनर। आप इसे समझेंगे सर। सर अभी तो मार्च नहीं आया है, अभी तो ऑफिस ने डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगे हैं निवेश के, तो अभी क्या जरूरत है मेरे को अपने इस साल की इन्वेस्टमेंट करने की? देखिए सर, अभी आपने बोला है कि हमें अब एग्जांपल दे रहे थे टू व्हीलर का कि आपने हेलमेट के बारे में बताया कि हमें हमारी सेफ्टी के लिए है। ऐसे ही जब इमीडिएटली अगर आप जब पीरियड निकल जाएगा फिर आप टैक्स सेविंग की सोचेंगे तो पीरियड जाने के बाद आप बैक में कुछ नहीं कर सकते। तो मजबूरी में आपको अपना पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा प्लानिंग तो पहले की जाती है। जब कभी भी किसी चीज की भी आपने एक ध्यान लिया, आपको पता है कि हर साल मुझे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है और टैक्सेस पे करने हैं, तो उसकी प्लानिंग ऐसा ना हो ना कि आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो। इसलिए बिकॉज ऑफ या तो आपको नॉलेज नहीं है या आप सही समय पे आपने प्लानिंग नहीं कर पाए। अगर इससे बचना है, हायर टैक्स पेमेंट से बचना है, हमें साल के शुरुआत से हमेशा प्लानिंग करके अपनी फंड को उसी तरह यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि टैक्स मिनिमम हो सके, आपकी जेब में पैसा ज्यादा बचे। जी सॉरी सर, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप फिर कैसे, किस मंथ में क्या करना चाहिए? चलिए अभी हम नवंबर में है, एक उसी हिसाब से अगर प्री प्लानिंग करें तो। देखिए सर, जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं, एम्प्लॉय लोग होते हैं, उनका क्या है, टीडीएस हर महीने करता है। ठीक है, हर महीने उनका टैक्स तो सरकार के पास जा ही रहा होता है, उनको एडवांस टैक्स नहीं देना होता है। अगर कोई और इनकम है तो उनको भी, जैसे किसी को सैलरी इनकम के साथ रेंटल इनकम है, डिविडेंड इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, उनको अपनी प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी। उसमें क्या करना है, पहला कि आपने अपनी एक्सपेक्टेड इनकम को एस्टिमेट करना है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपकी एक्चुअल इनकम कितनी हो सकती है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक अमाउंट लेकर सर। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि आपने सपोज किसी की 20 लाख रुपए की इनकम है, एक साल अब ये एक साल की 20 लाख की इनकम है। अब उस 20 लाख की इनकम पे पता नहीं होता एक्चुअली 20 होगी, 22 होगी, 24 होगी। सैलरीड एम्प्लॉय को फिर भी काफी हद तक पता होता है कि इनकम कितनी होगी पूरे साल में। वो क्या करता है, अपने एक महीने की सैलरी लेगा, इंक्रीमेंट अगर है तो जोड़ लेगा, नहीं है तो उसकी कैलकुलेशन 12 से मल्टीप्लाई करेगा, बोलेगा जी मेरी इतनी इनकम है। उतनी तो है ही है इनकम, उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है 15%, 10%, 20%, डिपेंड करता है। उसको पता होता है कि नॉर्मली कितना परसेंट, दो चार आगे पीछे परसेंटेज करता है, वो अपनी इनकम एस्टिमेट कर लेता है। इंटरेस्ट भी आपको, जिसने एफडी करवा रखी है उसको पता है मेरे पास कितने एफडी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और पिछले साल भी उसने अपनी इनकम पे टैक्स दिया हुआ इंटरेस्ट का पता है, उसमें 10-5% और बढ़ोतरी कर लेगा। डिविडेंड भी उसको मिले, अप्रोक्स उतना ही डिविडेंड मिल जाएगा। तो सारी इनकम को, रेंटल को पता होता है कि रेंटल कितना मिलेगा,
एक बिजनेस के केस में क्लैरिटी नहीं होती कितना प्रॉफिट आएगा, फिर भी एस्टिमेट उसका भी लग जाता है। तो अभी पहला स्टेप ये है कि मुझे अपने पूरे साल की इनकम को एस्टिमेट करना है, फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है कि अगर मेरा इतनी इनकम है, से एग्जांपल 20 लाख रुपए इनकम है सभी सोर्सेस है, चाहे वो डिविडेंड है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे हाउसिंग लोन, चाहे रेंटल इनकम है या फिर सैलरी इनकम है, इनको मैंने जोड़ा। जोड़ने के बाद जितना टैक्स आता है, मैं हाइपोथेटिकल ले लूं, वैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख रुपए 5% है, 8 से 12 लाख रुपए 10% है, 12 से 16 15%, 15 से 20 जो 16 से 20 जो है वो 20% है। इस तरीके, और 20 से 24 25% है, 24 से ऊपर 30% है। तो इस कैटेगरी में मैं अपनी इनकम को टैक्स लगा दूंगा। मान लो एग्जांपल के लिए टैक्स आ गया 2 लाख रुपए, ठीक है। अब इस 2 लाख रुपए को मैं अगर साल के बाद, अगर एग्जांपल के लिए अगर मुझे टैक्स सेविंग करनी है, मैं पुराने टैक्स रिजीम में अगर मैं जाता हूं तो मुझे 80C लेना पड़ेगा, एनपीएस लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना, हाउसिंग लोन ले रखा है, तो अगर ईएमआई तो जा ही रही है, अगर उसकी कैलकुलेशन आपको तो देना पड़ेगा, इसमें कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी हाउसिंग लोन के। बाकी और जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है आपको, इन्वेस्टमेंट आपको मार्च से पहले पहले कर लेनी है। अगर आपने ये मार्च से पहले नहीं किया, या एचआरए में आप लोग, कुछ लोग एचआरए क्लेम करते हैं, कई बार एचआरए की वो स्लिप नहीं दे पाते अपने एम्प्लॉयर को, तो उसमें उनको लॉस होता है। इसलिए ये चीजें टाइम पे अपने एम्प्लॉयर को दे प्लानिंग करके, इन सब को कैलकुलेट करके, अपनी जितने भी अपने रिसोर्सेज इनको कैलकुलेट किया हमने किया, जो टैक्स निकल के आया उस टैक्स को हमें जमा करना है, उसमें माइनस करना पड़ेगा सारा का सारा टीडीएस जो एक्सपेक्टेड है पूरे साल में कट जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया, 2 लाख रुपए टैक्स लायबिलिटी आ रही है, मान लो 1.5 लाख रुपए आपका टीडीएस कट गया है, तो 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा टैक्स पड़ रहा है, और ये 50,000 रुपए टैक्स आपको साल में 4 किस्तों में खुद जमा करवानी होती है, ठीक है। अच्छा। इस पे इंटरेस्ट कंपोनेंट बच जाता है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तक जमा करवाएंगे, जिससे कि इंटरेस्ट कंपोनेंट आना, क्योंकि अगर आप साल के एंड में जाओगे ये आपकी कॉस्ट बन गई, आप पीछे जा नहीं सकते, टैक्स जमा हो नहीं सकता, इसलिए ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी, आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा टैक्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ना होने की वजह से। तो पहला स्टेप ये है सर, पहले इनकम कैलकुलेट करें, इनकम कैलकुलेट, पहले सारी सोर्सेज इनकम कैलकुलेट करें, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें। सेकंड, टैक्स जो आ गया उसमें जितना टीडीएस आपके एक्सपेक्टेड है कट जाता है, उससे माइनस करें, बचे हुए पे टैक्स कैलकुलेट, बचे हुए पे टैक्स को अपने जो टैक्स एडवांस टैक्स के डेट के साथ जमा करते रहे 4 बार में, और जिसमें टैक्स लायबिलिटी पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट ना लगे, बच जाए, और साथ साथ में जो टैक्सेशन सेविंग वाले हमारे इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि आजकल नया टैक्स रिजीम आ चुका है जिसमें ज्यादा फायदा न्यू टैक्स रिजीम में होगा, तो उसकी रेलेवेंसी कम हो जाती है। लेकिन जो लोग पुराने टैक्स रिजीम में जाएंगे उनको 31 मार्च 2026 से पहले पहले अपना सारा का सारा 80C, एनपीएस या जो एलएसएस, जो भी जहां पे टैक्स सेविंग, मेडिकल वगैरह सब करवा के रखें, तो उनको टैक्स सेविंग का फायदा। मैं शिशिर सर, मैं आपसे एक सवाल जरा पहले बीच में करता हूँ, ये टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि आप सर 2 दशक से ज्यादा से आप बिजनेस और कॉमर्स की बीट कवर कर रहे हैं। आज से शुरुआत में जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब से लेकर अब तक लोगों में कितना परिवर्तन आया, कितने सजग वो, कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज भी एक टफ सब्जेक्ट दिखाई देता है, ये बड़ा मुश्किल लगता है कि यार ठीक है यार, हो जाएगा, भविष्य की किसने देखी है, किसने सोची है, कितना बदलाव आया है, ये टफ सब्जेक्ट क्यों रहा है? इसमें देखिए, टैक्सेशन शुरू से ही बड़ा नीरस सा विषय रहा है। लोग खुद समझने बूझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो किसी विशेषज्ञ से, कोई टैक्स कंसल्टेंट से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेते हैं, समझते बूझते हैं। होता क्या है कि इसमें गड़बड़ी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हम कुछ समझ रहे हैं, कानून कुछ होगा, तो इसलिए टैक्स का मेरा सुझाव ऑलवेज से ये रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑलवेज एक टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें, ठीक है, क्योंकि अपने से करेंगे आप
कुछ और समझ लिए, इनकम टैक्स का कानून कुछ और कहता है, आपने कुछ गलत भर दिया, तो बाद में हो सकता है कि आप स्क्रूटनी में फंस जाए, हो सकता है कि आपके पास एक चिट्ठी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आ जाए कि आपने ये किया है, इतना बन रहा था, इतना दिया है, अब दीजिए, पेनल्टी भरिए, इंटरेस्ट भरिए। मैं इससे पहले एक स्टेप की और बात करता हूँ जी। क्या ये हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स भी होते हैं जी। जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी कमाई के हिसाब से आपका कहाँ निवेश होना चाहिए, कितना निवेश होना चाहिए, वो सब चीजें भी बताते हैं। कई लोग अपनी तरीके से करते हैं, पेपर वर्क 10 जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट खोल लिया। वो भी आज समय की जरूरत है, उस पर भी आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और टैक्स प्लानर, हाँ, ये अलग अलग चीज। हाँ बिल्कुल। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपको बताएगा कि आप कहाँ पैसा लगाएं तो अधिक से अधिक उस पर आपको प्रतिफल मिले, अधिक से अधिक लाभ मिले। टैक्स प्लानर आपको बताएगा कि कैसे आप टैक्स की प्लानिंग करें तो आपके ऊपर कम से कम टैक्स का बोझ पड़े। वही दोनों चीजें जरूरी हैं जी। तो यहाँ आप खुद कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ, हमें लगता है कि हमारे विशेषज्ञ भी यही कहेंगे कि आप पैसे को बढ़ाने के लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की शरण में जाएं और टैक्स का कम से कम बोझ पड़े, इसके लिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लें, उनके पास जाएं। आप सवाल कर रहे थे कमलेश सर से। कमलेश सर से मेरा एक सवाल है सर, इस साल न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक बजट में घोषणा की थी, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अभी आपने बताया 4 लाख से 12 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि बार बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अब न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक कमाने वालों को टैक्स नहीं देना होगा, इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सच्चाई क्या है? देखिए, बिल्कुल ठीक है। आपने इससे साथ साथ आपको समझना पड़ेगा जी। फाइनेंशियल 24-25 में 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं था। जी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 7.5 लाख या 8 लाख हो गया तो 1 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको आना पड़ेगा 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख रुपए 5%। मतलब 7 लाख से ऊपर बढ़ा के आप 3 लाख पे आ गए गिर के। अब ये सेम वे में उन्होंने उठा के 4 लाख रुपए तक लिमिट कर दी है। 0 से 4 इनकम है नो टैक्स, 4 से 8 है तो 5%, 5 से 10 है तो 5 से नहीं, देखिए 8 से 12 है तो 10% का टैक्स। ठीक है, ये 4-4 लाख रुपए ऐड करते रहो और 5-5% ऐड कर दो। ये तुम्हारा जो फाइनेंशियल 25-26 के लिए रेट है, जो अगले साल हम रिटर्न्स फाइल कर लेंगे उसका ही है। अब होता क्या है, उन्होंने कहा जो 7 लाख वाली को लिमिट को उठा के 12 लाख कर दिया। मतलब अगर किसी की 12 लाख रुपए तक इनकम है तो टैक्स तो आएगा, लेकिन जो 87 एक रिबेट मिलती है हर बार सभी को, क्योंकि जिसके रिबेट की वजह से वो टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाता है, उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, 12 लाख के ऊपर आपका जो इनकम आएगी, देखिए 4 लाख तक 0 है, 4 से 8 5% होता है तो 20,000 हो गया, और 8 से 12 आपका होता है 10% के रेट 40, तो 60,000 रुपए का टैक्स बनता है 12 लाख के ऊपर। तो 60 लाख में सरचार्ज एजुकेशन सेज को छोड़ के बात कर रहा हूँ, 12 लाख रुपए के ऊपर आपके पास 60,000 का टैक्स बनता है सीधा सीधा। जैसे 87 की रिबेट मिली, 60,000 रुपए आपका 0 हो जाएगा। तो नेट टैक्स लायबिलिटी असेसी के लिए जो करदाता है उसके लिए टैक्स लायबिलिटी तो 0 हो गई, इसलिए टैक्स मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। अगर 12 से लेके आपको 13 लाख रुपए हो गया। मैं बताना चाहूंगा, हमारे अधिकतर साथी इसी मुगालते में है कि अब तो 12 लाख तक कोई टैक्स है ही नहीं। वित्त मंत्री ने कहा है छूट थोड़े बोलेंगी, तो वो ये सोच के मगन है, मस्त है कि हम 12 लाख तक तो कोई टैक्स देना नहीं होगा। 1-8 लाख यदि ऊपर नीचे फालतू हो गया तो उतना पैसा देके अपना बच जाएंगे। आपने अब डरा दिया कि उनको 12 लाख पे 60,000 तो देना ही पड़ेगा जी, उससे और ऊपर हुआ तो और देना पड़ेगा। तो इसमें क्या टैक्स बचाने की गुंजाइश है क्या? नहीं, मैं इसमें थोड़ी करेक्ट कर दूं, आपके दर्शकों को ऐसे कंफ्यूजन ना हो। देखिए, अगर किसी की इनकम मान लो 13 लाख रुपए हो गई जी, और वो 13 लाख 14 लाख 15 लाख तक का हम लेके चलते हैं। चलिए मैं 15 लाख का एग्जांपल लेता हूँ जी। किसी की इनकम 15 लाख हो गई,
किसी के दिमाग में ये ना हो कि 12 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है और 3 लाख पे मैं टैक्स पे कर दूं 15%, क्योंकि वो 12 से 16 के स्लैब में आ जाएंगे 15%। तो कोई ये ना सोचे कि 12 लाख रुपए तक तो एग्जाम्प्ट है, बाकी जो 3 लाख में मैं 15% के हिसाब से पे कर दूं 45,000 रुपए टैक्स और बच जाऊं। ये ऐसा नहीं है। मैं इसमें कैलकुलेशन पे आता हूँ, क्योंकि जैसे इनकम आपकी 12 लाख क्रॉस होती है 87A की जो रिबेट थी 60,000 की वो विड्रॉ हो जाएगी। तो 60,000 आपकी नए जो एक्स्ट्रा टैक्स है 60,000 और ऐड कर दो उसमें, ठीक है। तो यानी 45 + 60 ये जोड़ लो, ठीक है। आपको इतना पैसा 1,90,000 पड़ेगा, 85-90,000 जो बनता है आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उतना टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको रिलीफ की। ये उनके लिए रिलीफ है 87A की जिनकी इनकम टैक्सेबल अप टू 12 लाख रुपए तक है, उनका टैक्स 0 है। एक्चुअल में टैक्स स्लैब का रेट 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 है। ये ऐसा नहीं कि 12 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन है, ऐसा नहीं है। रिबेट होने की वजह से टैक्स 0 हो जाता है। ये जो 12 लाख तक की छूट है सिर्फ ये भी आप क्लियर कर दें, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये संशय है कि ये तो वेतन भोगी के लिए होगा। क्या ये हर तरह के जो स्वरोजगारी हैं, कारोबारी हैं या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, सबों के लिए ये 12 लाख वाला छूट है या सिर्फ वेतन भोगी के लिए? नहीं सर, ये सभी के लिए है। इससे मतलब नहीं है कि वो वेतन भोगी है या बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, किसी भी तरीके की इनकम कर रहा है प्रोफेशन में। नॉर्मल इनकम, नॉर्मल 12 लाख है तो 0 टैक्स, 12 लाख से ऊपर इसके अंदर स्पेशल इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जी, स्पेशल मतलब जी सर, मतलब सेल परचेज ऑफ द म्यूचुअल फंड, सेल परचेज ऑफ द शेयर्स, ये जो कैपिटल गेन वाली कैटेगरी है ना सर, जो स्पेशल टैक्स रेट लगता है, मतलब जिसमें अभी जैसे 12.5% है, 20% है, इसमें स्लैब में नहीं लगते ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है टैक्स। चाहे आप 0 पैसे कमाए आपको ये टैक्स तो देना होगा। अगर आपकी ये इनकम इंक्लूड है, अगर ये 4 लाख रुपए थे तब तो इनकम 0 हो जाएगी। अच्छा, ये 4 लाख में 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 लाख तो टैक्स लगता ही नहीं ना सर, मिनिमम एग्जेम्पशन 4 लाख है। लेकिन आपने 5 लाख रुपए कमा लिया तो 4 लाख पे तो टैक्स नहीं लगा, बाकी 1 लाख के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल है तो 12.5% देना पड़ेगा टैक्स जी। तो ये जो 12 लाख वाली कैटेगरी है ना, वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी। अदर देन दिस स्पेशल रेट टैक्स वाले जो भी है सब पे 12 लाख रुपए तक एग्जाम टैक्स नहीं आएगा। जैसे एक डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उनकी मान लो कि इनकम 24 लाख रुपए रिसीट है पूरे साल की, उनको स्पेशल एक प्रोविजन मिला हुआ है प्रोफेशनल के लिए कि 50% खर्चे मान लिया जाता है। तो 12 लाख 24 लाख में से मैं 12 लाख तो 50% हो गया, खत्म कर दिए। टैक्सेबल प्रमाण नहीं देना होता है खर्च का, है कोई प्रमाण नहीं देना होता है खर्च का कि हमारा इसमें नहीं देना होता है, क्योंकि छोटे बिजनेस के लिए परजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। परज्यूम किया जाएगा, परज्यूम। तो 24 लाख में से आधा 50% मान लिया जाएगा खर्चा, 12 लाख माइनस कर दो, बचा 12 लाख। 12 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो 60,000 आता है 87A की रिबेट मिल जाएगी, और जैसे 87A की रिबेट मिल जाएगी टैक्स हो जाएगा 0। अगर आपके पास डिविडेंड भी आता है, 12 लाख रुपए तक डिविडेंड कमाया और कोई इनकम नहीं है, आपका टैक्स हो जाएगा 0। वो कैसे? 12 लाख रुपए तक स्पेशल रेट पे लगेगा सेल परचेज। नहीं, डिविडेंड पे स्पेशल टैक्स रेट नहीं लगता सर, नॉर्मल है। इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, होम रेंटल इनकम है, ये सब नॉर्मल टैक्सेशन होता है, इस पे कम रेट नहीं लगता। ये स्लैब भी जुड़ते हैं, जैसे सैलरी होती है, सैलरी जुड़ेगा तो स्लैब बढ़ेगा, इतने सैलरी इतने स्लैब में इतना टैक्स। तो वैसे रेंटल इनकम है, वैसे डिविडेंड है, वैसे इंटरेस्ट ऑन एफडीज है, इन सब पे नॉर्मल इनकम कहलाया जाता है। इसके ऊपर स्लैब में टैक्स लगता है, और जिनके ऊपर स्लैब में टैक्स लगता है उनको 12 लाख रुपए तक एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा, टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा सर, इसमें एक चीज और, जैसे 2025-26 में एक तो आपने बता दिया कि 12 लाख तक वालों को कोई टैक्स देना ही नहीं होगा,
इसमें एक चीज है कि 2025-26 में कितनी इनकम वालों को आईटीआर भरना होगा। क्या जिनकी इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है उसको आईटीआर भरने की जरूरत है, क्योंकि उसको टैक्स तो देना नहीं है, तो क्या उनको आईटीआर भी नहीं भरना है? देखिए सर, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सबकी कंपल्सरी कंडीशन फिक्स हो रखी है, आपका टैक्स बने या ना बने। अच्छा, लेकिन अगर आपकी इनकम मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मतलब 4 लाख से ज्यादा है। हाँ, मिनिमम एग्जेम्पशन नए टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइनेंशियल 25-26 में 4 लाख है। अच्छा, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो वो स्कीम 2.5 लाख रुपए है। अच्छा, अगर इस इनकम से किसी की भी इनकम ज्यादा है, भले टैक्स जीरो हो जाता है, उस व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे टैक्स बनता हो या टैक्स नहीं बनता हो। एक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की आप बात कर रहे हैं, वैसे तो यही प्रेज्यूम किया जा रहा है कि अब धीरे धीरे हम पूरी तरह से न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन जब तक ये ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि किसी व्यक्ति की इतनी तक सैलरी है या उसके पास ये कंपोनेंट है तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में उसको ज्यादा फायदा हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा फायदा हो सकता है अगर वो लमसम 12 लाख के अंदर कमाई कर रहा है? तो कुछ ऐसा जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसके लिए कोई फॉर्मूला है कि भाई वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाए या न्यू टैक्स रिजीम में जाए, जिससे उसको फायदा मिले, टैक्स बचे उसका? देखिए सर, जो बिल्कुल सही है आप कह रहे हैं। देखिए, जो आज के मेजोरिटी ऑफ लोगों को तो फाइनेंशियल 25-26 जो नेक्स्ट ईयर रिटर्न्स फाइल जाएगी, उसमें मेजोरिटी ऑफ लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में ही फायदा मिलना है, क्योंकि बाकी 80C में 1.5 लाख मिलता है, एनपीएस एक्स्ट्रा 50,000 होगा, और होम लोन अगर आपने लिया है कि उसमें 2 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। तो अगर मैं बताऊं तो 4 लाख रुपए का सीधा सीधा डिडक्शन मिल जाता है एक्स्ट्रा। लेकिन जो लोग किराए पर रहते हैं, जो एचआरए जिनको मिलता है और रेंट पे करते हैं, ऐसे लोगों को न्यू टैक्स रिजीम की बजाय हो सकता है, उनको डिपेंड करता है कितना एचआरए है, ओल्ड टैक्स रिजीम उनके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है इन सब डिडक्शन के साथ। तो इसलिए, क्योंकि कई लोगों की इनकम ज्यादा होती है, एचआरए कंपोनेंट ज्यादा होता है, या कोई बड़े एरिया में रहते हैं, बड़ी उसमें जिसमें एचआरए का कॉस्ट ज्यादा आ रही होती है, तो ऐसे या रेंट ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को हो सकता है कि न्यू टैक्स रिजीम की बजाय ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद हो सकता है। फिर भी मैं बता दूं, ज्यादातर 90% लोगों को 99% लोगों को फायदा होगा न्यू टैक्स रिजीम में आगे जाके, जो नेक्स्ट रिटर्न जाएगी, क्योंकि इस साल से इतनी ज्यादा लिमिट बढ़ा दी गई है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियरी होगा। और एक इसमें और ऐड कर दूं, लेकिन जो ऐसे लोग जिनके अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होते हैं, प्रकृति टैक्सेबल नहीं होते, जैसे पॉलिटिशियंस लोग हैं, इनके जो एमपीज हैं, एमएलएस हैं, इनको कुछ एडिशनल पैसे मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, वो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्सेशन एग्जेम्पशन नहीं मिलती। अच्छा, इसमें सर जैसे आपने कहा कि सबको, जिनका भी 4 लाख न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है, तो टैक्स लगे ना लगे उनको भरना होता है, रिटर्न फाइल करना होगा। क्या सीनियर सिटीजन पर भी यही नियम लागू होता है या उनके लिए कुछ छूट है? देखिए, सीनियर सिटीजन में उनके लिए भी कोई छूट नहीं है। एक कंडीशन है सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, अगर आपके पास ना कोई इनकम, एक अकाउंट है और सिर्फ पेंशन आता है, ठीक है, एक अकाउंट है और सिर्फ पेंशन आता है, और उनका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो 80 साल से ऊपर ज्यादा है तो उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक केस में है, बाकी किसी के केस में कोई छूट नहीं है। हर व्यक्ति को अपने रिटर्न्स फाइल करनी है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या नहीं है। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम क्रॉस होती है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो कुल मिलाकर सर किसी इंडिविजुअल के लिए ये टैक्स वाला जो मामला है वो सिर्फ मार्च और अप्रैल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे साल उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रॉपर प्लानिंग करके चले तो लास्ट मिनट जो रश होता है और जो उसको नुकसान हो जाता है उससे वो बच सकता है। सर, मैंने बताया ना, इसको 2-3 केसेस इसमें मैं समझाने की कोशिश की थी शुरू में।
देखिए एक तो बहुत मेजर पोर्शन क्या होता है कि जो लोग एडवांस टैक्स नहीं देते हैं, जो प्लानिंग पहले से नहीं करते हैं, लास्ट में उनके टैक्स में इंटरेस्ट कंपोनेंट जाता है और जो कि 12% साल का होता है, ठीक है। एफडी करवाऊंगा मैं 7-8%, 8 भी नहीं 7% मिलेगा और मैं सरकार को इसलिए प्लानिंग ना होने की वजह से मैं 12% दे रहा हूँ। तो ये एक अननेसेसरी की कॉस्ट है जो कि लोग अगर अवेयर हैं और सही टाइम से प्लानिंग करके अपना एडवांस टैक्स जमा कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स जमा करवाएं तो उस इंटरेस्ट से आप बच सकते हो। तो एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप एडवांस में टैक्स जमा करवा लेगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं अगर आपने शॉर्ट टैक्स जमा करवा दिया, इंटरेस्ट बाद में देना पड़ता है। जी सर। बिल्कुल कमलेश सर, आज के टॉपिक पर आपने बिल्कुल विस्तार से हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी दी और हम अपने व्यूअर्स से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर कोई और सवाल आपके मन में है जिसका जवाब आज के इस एपिसोड में आपको नहीं मिला है तो प्लीज कमेंट करके उसको बताइएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो वो भी आप बताइएगा। आगे धन की बात के एपिसोड में हम उन सवालों पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट कमलेश सर से। आपका शुक्रिया शिशिर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का। और कमलेश सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं, जब किसी कोई क्वेरी होगी तो ऑब्वियसली हम उसको आंसर करेंगे जी। जब भी कोई भी हो टैक्सेशन के मैटर में कोई भी क्वेरी हो तो विल आंसर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।